कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। आज बरसों बाद ये कहावत भी सच हो गई। सालों पहले खत्म हुए युद्ध का एक बार फिर से प्रारंभ हो रहा है। नागमणि की जंग अब फिर से शुरू होने वाली है। बदले की कहानी फिर लिखी जा रही है। शहर से दूर जंगलों के बीच बसा गांव चित्तौड़गढ़, जहां का इतिहास नाग नागिन की प्रेम कहानी के लिए मशहूर था। पूरा गांव शिव के प्रिय नाग नागिनों को देवी देवताओं की तरह पूजता था। जहां सांप के दिखने पर उसे मारा नहीं जाता था, बल्कि उसकी पूजा करके उनको दूध अर्पित किया जाता था। पर कहते हैं ना, इतिहास हमेशा अच्छे कारणों से नहीं, बुरे कारणों से भी मशहूर होता है। वैसे ही चित्तौड़गढ़ का बुरा काल बनने वाला था। वहां के सबसे बड़े जमींदार रघुवेंद्र प्रताप के एक लौते बेटे महेंद्र राठौर का वापस आना। महेंद्र अपने 4 दोस्त नील, गगन, आयशा और मीशा के साथ में अपनी जन्मभूमि में कदम रखता है, जहां वो पूरे 15 साल बाद में लौटा था। वैसे तो वो शहर में पला बड़ा था, पर इस बार अपने कॉलेज की छुट्टियों को दोस्तों के साथ मनाने वो अपने गांव आया था। जहां पहुंचते ही वो अपने पिताजी के पैर छूकर बोलता है, हे डैड, देखिए मैं आ गया। आप इतने सालों से चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, यहाँ के तौर तरीके और काम सीखूं, तो मैंने भी सोचा कि चलो इस बार की छुट्टियाँ आपके नाम। बहुत अच्छा किया बेटे, कितने सालों से मैं तुम्हारे इंतजार में था। अच्छा पापा, इन सब से मिलो। ये है मेरे दोस्त, ये गगन, नील और ये दोनों नमूनिया है आयशा और मीशा। ओ शट अप मैंडी, ढंग से इंट्रोड्यूस करवा। छोड़, मैं खुद कर लूंगी। देखो अंकल, मैं हूँ मीशा, मैंडी की बहुत अच्छी दोस्त। बेटा, ये मैंडी कौन है? वो पापा, ये लोग मुझे प्यार से मैंडी बोलते हैं। वो महेंद्र बहुत ओल्ड फैशन सा लगता है। अच्छा अंकल, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो बेटा, अब तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना हमारा कर्तव्य है। अंकल, इस गांव में लाइट की प्रॉब्लम है क्या? मतलब एक तो चारों तरफ घना जंगल, ऊपर से ऐसा लगता है कोई इंसान भी इस टाइम आए तो भूत लगेगा। अक्सर अंधेरों में ही गहरे राजों को छुपाया जा सकता है, इसलिए इस गांव में रात के समय घना अंधेरा छा जाता है, क्योंकि इस समय बाहर निकलना मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। मौत को दावत देना? अरे मतलब अंकल, इस गांव में कोई भूत या चुड़ैल रहती है क्या? बेटा, भूत और चुड़ैल से पीछा छुड़ाना तब भी आसान है, लेकिन इस गांव के अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा है जिसको देखने पर तुमको खुद भगवान भी नहीं बचा सकते मरने से। रघुवेंद्र प्रताप की बातें सुनकर महेंद्र के सभी दोस्त डर जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आती है और तेज हवाओं के साथ में खिड़कियां बजने लगती है। ये मंजर देखकर आयशा बोलती है, ये सब क्या हो रहा है यार मैंडी? तू हमें घुमाने लाया है या मरवाने? अरे यार, पागल है क्या? मौसम खराब होने की वजह से हवा चलने लगी है। और ये कुत्तों के रोने की आवाज, वो भी क्या मौसम के खराब होने की वजह से रो रहे हैं? अबे यार, अपने आसपास तो देखो, जंगल है जंगल। तो अब यहाँ कुत्ते, बिल्ली या जानवर नहीं रोएंगे तो क्या एलियन रोएंगे? बेटा, तुम सब जल्दी ही घर के अंदर चलो। ये उन लोगों का समय है, अगर इस समय किसी की भी नजर उनके ऊपर पड़ी तो वो उस इंसान को मार देंगे। कौन अंकल, कौन मार देंगे? अभी ये बताने का सही समय नहीं है, उनका जिक्र भी करना अपनी मौत को दावत देना है। चलो सब अंदर। रघुवेंद्र प्रताप सभी को अंदर लेके जाता है, जिसके बाद नौकर सबको अपने अपने कमरे तक छोड़ आता है। नील और गगन साथ में एक कमरे में रुकते हैं। दूसरी तरफ मीशा और आयशा भी डर के कारण अकेले ना रहकर एक ही कमरे में रुकती है। ज्यादा रात होने के कारण सबको खाना उनके कमरे में देकर सोने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन इतने भयानक माहौल में भला किसको नींद आने वाली थी। नील अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगता है कि शायद वो चीज उसे दिख जाए जिसका जिक्र रघुवेंद्र प्रताप ने किया, लेकिन तभी उसको गगन बोलता है, अबे क्या देख रहा है दूरबीन से? यहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। भाई, मैं ना अंकल की बात सुनकर देखने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या है बाहर जो हमारे लिए खतरा है। अबे कोई खतरा नहीं है, ये मैंडी कबाब बुढ़ापे की वजह से सटिया गया है और कुछ नहीं है।
भाई क्या बोल रहा है? धीरे बोल। अभी मैंडी ने सुन लिया तो बाहर के खतरे का तो पता नहीं, लेकिन इस घर में वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। डरता नहीं हूँ मैं किसी से, ना बाहर वाले खतरे से, ना इस मैंडी से। मैं तो बस यहाँ आया था कि कोई गांव की गौरी मिल जाए जिसको अपने प्यार के जाल में फंसा के जंगल में मंगल करके फुर्र हो लूं। ओ भाई आपके सपने। वैसे सच्ची सुना है ऐसे गाँवों में लड़कियाँ एक नंबर होती हैं। नील और गगन अपनी बातों में मशरूफ थे, तो वहीं आयशा समय की गंभीरता को देखते हुए मीशा से बोलती है। यार मीशा, तुझे क्या लगता है क्या है इस गांव में कोई चुड़ैल या कोई खूंखार जंगली जानवर जो इंसानों को खाता है? स्टूपिड, जानवर घास फूस तो खाएगा नहीं, इंसान ही खाएगा। और मुझे लगता है यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गैंग है जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों को लूटती है। जो भी हो, पर किसी में हिम्मत नहीं है इस समय बाहर जाकर देखने की। पूरा गांव रात को घर से झांकता भी नहीं है, और तो और किसी के घर की लाइट भी नहीं जल रही। तुझे कैसे पता? स्टूपिड, मैं खिड़की से देख रही हूँ ना, इसलिए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे मत झाँक, वो खिड़की से ही तुझ पर हमला करके तुझे मार देगी। ये पागल है, तू और डरा दे। आयशा डर के मारे खिड़की को अच्छे से बंद करके बेड के कोने में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में थकान के कारण सबको नींद आ जाती है। तभी महेंद्र अपने पिता के कमरे में जाकर बोलता है। डैड, आपने खामखा सबको डरा दिया। वो बेचारे इतना डर गए कि खाना भी ढंग से नहीं खाया। बेटा, तुम यहाँ बचपन के बाद से अब आए हो। इतने सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए मैंने बस तुम सबको खतरे से आगाह किया है ताकि तुम और तुम्हारे दोस्त अनजाने में किसी मुसीबत को गले ना लगा लें। तो पापा बताओ ना, इतने सालों में यहाँ क्या हुआ है? कौन है वो जिसने पूरे गांव को अपने इशारों पर नचाया हुआ है? अरे बेटा, इस वक्त उनका जिक्र करना भी गलत है। अरे तो उससे बचने के लिए जगह जगह भगवान के मंदिर बनवाओ ताकि कोई बुरी शक्ति अपना राज ना फैला पाए। पर वो कोई बुरी शक्ति नहीं, बल्कि दैविक शक्ति है। मतलब अब भगवान भी डराने का काम करने लगे? वाह पापा, या तो आप पागल हो गए हो या मुझे बना रहे हो। अरे बात बात पर पहेलियां बुझाना बंद करो और एक बार में सच बताओ कि वो कौन है। अरे वो शिव की पुजारन है, शिव की परम भक्त है और इस गांव की करता धरता। मतलब कोई देवी है क्या? नहीं, वो है ना। रघुवेंद्र प्रताप के इतना बोलते ही तेज हवाएं चलने लगती है और कुत्तों के रोने की आवाज चारों ओर फैल जाती है। इसी के साथ साथ कुत्ते बहुत जोर से रो रहे थे। चित्तौड़गढ़ की धरती कांपने लगती है, मानो जैसे वो फटने ही वाली थी, जिसके कारण महेंद्र के दोस्तों की आंखें खुल जाती है और धरती को कांपता देखकर नील चिल्लाकर बोलता है। अरे भूकंप आ गया। अरे बचाओ, अरे मुझे नहीं मरना। मैंडी कहाँ है यार? नील की आवाज सुनने के बाद में सब नीचे आते हैं। मीशा और आयशा उसको चिल्लाते देखकर बोलती है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया और तुम सब नींद से क्यों जाग गए? अरे यहाँ का माहौल देख, चारों तरफ से तेज तेज आवाज आ रही है, कुत्ते के रोने की आवाज। अरे ऐसे में कौन सो पाता है भाई? यहाँ चल क्या रहा है? महेंद्र, मैंने बोला था तुझे, इस वक्त उनका जिक्र भी बहुत भारी पड़ सकता है। ना जाने आज रात क्या ही होगा। सभी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सबके कानों में एक धुन सुनाई देती है, जिसके साथ पायरों की छनकार से पूरा गांव गूंजने लगता है। आखिर कौन है ये भला, जिसका नाम लेने से पहले ही उसकी आहट ने सबको डरा दिया? ये कोई श्राप है या वरदान? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग के साथ और अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है और आप क्या देखना चाहते हैं। सभी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सबके कानों में एक धुन सुनाई देती है, जिसके साथ ही पायल की झनकार से पूरा गांव गूंजने लगता है। तभी सबके कानों में गाने की आवाज आती है। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। सभी गाने की आवाज सुनकर डरने लगते हैं, क्योंकि ये आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी
और रघुवेंद्र प्रताप सबको बोलता है। वो लोग आ गए हैं, ये उनका टाइम है, इसलिए बच्चों चुपचाप जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पर पापा पहले बताओ कि ये है कौन, वरना मैं अभी बाहर जाऊंगा और मेरा जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। बेटा जिद मत करो, तुम्हारा बचपना तुम्हारे साथ साथ हम सब पर भारी पड़ जाएगा। अंकल सही कह रहे हैं मैंडी, जब आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए तो अगर वो सामने आ गई तो हमारा क्या होगा। शट अप गाइस, तुम लोग रहो डर के घर में बंद। मैं तो जा रहा हूँ देखने कि आखिर है कौन जिसने इस गांव को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। नहीं यार मत जाओ ना, खतरा है, अंकल की बात मान लो। मैं किसी खतरे से नहीं डरता, मेरी बंदूक कहाँ है? आज जो भी है मेरे हाथों मरेगा। महेंद्र दीवार पर टंगी अपनी बंदूक को उतारता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी रघुवेंद्र प्रताप उसको रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ बेटा, तुमको सच जानना है ना तो मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि सच जानने के बाद तुम कभी इस टाइम बाहर जाने की जिद नहीं करोगे। ठीक है पापा, आप बताइए कौन है ये आवाज वाली? कोई चुड़ैल है या डायन? नहीं, ना ही ये कोई चुड़ैल है, ना ही डायन और ना ही कोई प्रेत आत्मा। तो आखिर ये है कौन अंकल, और पूरे गांव में गाना गाती क्यों घूमती रहती है? क्योंकि ये गांव उसका है, बरसों से इस गांव की रक्षक है वो। आज तक किसी खतरे को उसने हमारे आसपास तक नहीं भटकने दिया, बस इसके बदले उसने हमसे ये रातें मांगी हैं। अंकल क्या बोले जा रहे हो आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज पहेलियां बुझाने की जगह सीधा सीधा बात को बताएंगे? ठीक है, सुनो फिर। जिसकी आंखें चील से भी तेज है, जिसमें दुनिया का सबसे जहरीला जहर भरा है, जिसको देखने भर से ही देवी देवताओं के दर्शन हो जाए, ऐसी है वो इस गांव की करता धरता। नागिन है वो नागिन, एक इच्छाधारी नागिन, जिसके ऊपर स्वयं भोलेनाथ का हाथ है। नागमणि की रक्षक, शिव की परम भक्त, विष कन्या शिवन्या है वो। क्या एक नागिन? मतलब अब तक एक सांप से डर रहे थे? अरे हद है, 2 लोग घेर के गोली चलाओ, बस खत्म उसकी कहानी, वो भी हमेशा के लिए। फिर कोई डर के साए में नहीं रहेगा। चुप रहो, तुम्हें पता भी है क्या बोले जा रहे हो? अरे वो नागिन है नागिन, पूरा गांव उसकी पूजा करता है और तुम उसको मारने की बात कर रहे हो। किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ के मुंह से निकालो। पर अंकल मैडी सही कह रहा है, जब सब लोग उससे इतना डरते हैं तो उसको मारना ही ठीक होगा। किस बात की रक्षक है? पर यार वो नागिन है, भगवान जाने कितनी बड़ी होगी, ऐसे मारने निकले तो कहीं तुम्हारे ही समाधि न बना दे। अरे पर उसको मारना क्यों, जब उसने हमें कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं। बिना फालतू में क्यों मुसीबत लेनी। हाँ नील सही कह रहा है। वैसे भी इन सांपों की आंखों में ना एक कैमरा फिक्स होता है, वो भी विद मेमोरी कार्ड, जो अपने कातिलों की फोटो को अपनी आंखों में सेव कर लेते हैं। व्हाट अ जोक, ये सब कहानियों में होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। सभी आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी एक बार फिर से उनके कानों में गाने की आवाज आती है। आँख बंद कर तुझे देखती मैं रहूं, मेरे प्यारे की तस्वीर बन जा, तेरी बाहों की छाँव में लिपटी रहूं, मेरे सांसों की तकदीर बन जा। ओ तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना, चाहे तेरे लिए जग पड़े छोड़ना। ये गाना सुनकर महेंद्र दोबारा अपनी बंदूक ताने बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसके पिता एक बार फिर से उसे टोकते हुए बोलते हैं, रुक जाओ महेंद्र, मान लो अपने पिता का कहना बेटा। पर क्यों? उस नागिन को ये रात का समय ही क्यों चाहिए होता है? दिन के उजाले में सबके सामने क्यों नहीं आती? आखिर ऐसा क्या करती है वो रात में? अरे इसके पीछे भी एक कहानी है। इन अंधेरी रातों में नागिन बरसों से अपने नाग का इंतजार कर रही है और कोई नहीं जानता कि वो कौन सी रात है जिसमें उन दोनों का मिलन होगा, और इसलिए हर रात नागिन अपने नाग को पुकारते हुए गाना गाती है ताकि कोई भी इस समय बाहर ना आए।
वाओ, इस नागिन ने तो पूरे गांव को अपना बेडरूम और स्टूडियो बना रखा है और डरती है कि कहीं उसके गानों की कोई रिकॉर्डिंग और सुहागरात का एमएमएस ना बना ले, इसलिए देखने वालों को मार देती है। ओ शट अप गगन, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा जो तुम जोक क्रैक कर रहे हो। इट्स सीरियस सिचुएशन यार। मीशा बेटी सही कह रही है, ये मजाक नहीं है। नागिन शिव भक्त है, इसलिए उससे चालाकी अर्थात भोलेनाथ से विश्वासघात करना है। इसलिए अब कोई बहस नहीं होगी। तुम सब अभी अपने अपने कमरे में जाओ और कोई भी सुबह होने से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं आएगा। पर पापा। अरे पर वर कुछ नहीं, मैंने तुमको सच्चाई बताई। अब अपने वादे के मुताबिक तुमको मेरी बात माननी होगी, इसलिए जाओ और जाकर सो जाओ। रघुवेंद्र प्रताप की बातें मानते हुए सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और डर के माहौल में सोने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह सभी दोस्त फ्रेश होकर नाश्ता करने आते हैं और खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी महेंद्र बोलता है, हे गाइस, एक एडवेंचर पर चलोगे? कैसा एडवेंचर? अंधेरी काली रात में नागिन की खोज के एडवेंचर पर। वाओ भाई, मुझे लगा ही था तू इतनी जल्दी पीछा छोड़ दे किसी बात का। इट्स इम्पॉसिबल। गाइस पागल हो क्या? क्यों जान की बाजी लगाने जा रहे हो? या नील इज राइट, तुम लोग ना पागल हो। चुपचाप ये प्लान स्किप करो और सिर्फ गांव घूमने चलो। मैंडी यार, अंकल ने कहा था उस नागिन के पास मणि भी है। इज दैट ट्रू? देख, ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए हमें एक बार तो जंगल जाना ही होगा, वो भी रात के समय। इसलिए बोल रहा हूँ, मजा आएगा। चलो ना गाइस, अगर कोई भी खतरा हुआ तो हम वापस आ जाएंगे, और वैसे भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम गन्स लेकर जाएंगे। कूल, मैं तो रेडी हूँ। मैं भी। कम ऑन नील एंड निशा, यार लाइफ में कुछ तो ऐसा करो कि फ्यूचर में अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाने लायक बचो। ठीक है भाई, जब तुम सब जा रहे हो तो मैं घर पर अकेला क्यों रहूं? हाँ, मैं भी चल लूंगी। सभी दोस्त प्लान बनाते हैं। इतने में पीछे से रघुवेंद्र प्रताप नाश्ता ले आता है और बोलता है, कहाँ जाने की बात हो रही है? वो अंकल नागिन देखने। मीशा की इस बात को सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं। तभी मैडी बात को संभालते हुए बोलता है, अरे पापा, इसका मतलब है नागिन का मंदिर देखने। आपने बताया था ना गांव में उसका मंदिर है, तो बस अभी नाश्ता करने के बाद वही देखने जाएंगे। अच्छा, फिर ठीक है। शुक्र है तुम बच्चों ने कल रात की बात को पकड़े नहीं रखा। अब इस गांव में दिन के समय जहां घूमना है घूमो, बस अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है पापा, आ जाएंगे। सारे दोस्त दिन में गांव घूमते हैं और फिर शाम होने पर सबके सोने के बाद में सारे इकट्ठा होकर महेंद्र के कमरे में मिलते हैं, जहां महेंद्र उनसे बोलता है, तो गाइस सब तैयार हो, आज होगा इस जंगल में दंगल। हाँ, तैयार है। नागिन आ रहे हैं हम, बच कर रहियो। अपने पिता के मना करने के बाद भी महेंद्र अपने दोस्तों के साथ में जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। आपको क्या लगता है, क्या उसको जीत हासिल होगी या फिर ये होगा उसकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर? जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के अगले भाग के साथ। महेंद्र अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सब एक जीप में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया होता है और सब बेखौफ होकर जंगल में अपनी जीप को रफ्तार से बढ़ा रहे थे। तभी अचानक उनकी जीप चलना बंद हो जाती है, जिसके बाद महेंद्र गुस्से में बोलता है, ओह शिट यार, अब इस जीप को क्या हो गया? इसे भी अभी ही बंद होना था। मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, चल लो ना यहाँ से। हाँ, नील सही कह रहा है। इस जंगल के चारों तरफ देखो, मेरी तो जान ही निकल रही है। अबे ओ नील, मीशा का समझ आता है, वो लड़की है इसलिए ऐसी बात कर रही है, मगर साले तू तो लड़का है, कम से कम लड़कियों की तरह डरा मत करना, समझा? स्टूपिड गाइस, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो गगन और नील, तुम दोनों में से कोई एक जाओ और चेक करके आओ जीप में क्या प्रॉब्लम है जो चलते चलते अचानक बंद हो गई। अरे मैं तो नहीं जाऊंगा कहीं। आयशा और मिशा प्लीज मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। और डरपोक नंबर 1, तुझे डर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें भी डराए। अबे मैं ही जाता हूँ। तभी सभी को एक गाने की आवाज सुनाई देती है। तेरे सांसों के आवाज बनके तेरे होठों की नरमी चुरा लूं, तेरे रुखसत
रुखसारों की रेशमी आग से, लगता है मैं दिल को जला लूं, दिल को जला लूं। तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। तभी गगन पीछे मुड़कर देखता है मगर उसको कोई नहीं दिखता, जिसके बाद वो चुपचाप जीप को चेक करने लगता है और तभी गगन को आवाज आती है। तेरे सांसों के आवाज बनके, तेरे होठों की नरमी चुरा लूं। तेरे रुखसारों की रेशमी आग से, लगता है मैं दिल को जला लूं, दिल को जला लूं। तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। गगन को थोड़ा अजीब लगता है। वो फिर से चारों ओर देखता है और फिर अपने दोस्तों से बोलता है। अरे यार, तुम लोगों को कोई गाने की आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, जो तू अभी गा रहा है। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने 2 बार गाने की आवाज सुनी है। गा के बता कौन सा गाना था। यार मुझे इतना नहीं पता, बस ये मालूम है कि कोई गाना गा रहा है। हाँ, इतनी रात को इस घने जंगल में रासलीला चल रही है ना, जो कोई यहाँ गाना गाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, चल लो ना यहाँ से। अबे तू तो चुप ही कर। क्या यार गगन, तू भी इस नील की तरह बातें बनाने लग गया। रुक, मैं भी आता हूँ। महेंद्र भी जीप से नीचे उतर जाता है। महेंद्र के उतरने के बाद आयशा, मीशा और नील भी जीप से नीचे उतर जाते हैं। तभी उन सभी को फिर से गाने की आवाज आती है और वो सब चौंक जाते हैं, जिसके बाद वो अपने आसपास देखने लगते हैं। तभी महेंद्र अपनी गन निकालता है और अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें उनके सामने एक आदमी खड़ा मिलता है। अंधेरे के कारण वो लोग उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाते। तभी गगन अपने फोन की टॉर्च को ऑन करता है और वो टॉर्च की रोशनी से आदमी के फेस पर उजाला करता है। रोशनी पड़ने के बाद पता चलता है कि वो आदमी महेंद्र के पिता थे। ये देखकर गगन बोलता है। अंकल, आप ये यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने को, फिर भी तुम सब यहाँ आ गए। हाँ, हम लोग यहाँ आ गए। हम भी देखना चाहते थे कि आखिर वो नागिन इस काली रात में करती क्या है। क्यों इस गांव के लोग इस काली रात से डरते हैं? आज तो उस नागिन का MMS बना कर ही रहूंगा। उसने पूरे जंगल को ऑयल रूम बना रखा है और उसकी वजह से कोई आएगा ही नहीं यहाँ। आज उसकी वीडियो को ऐसा वायरल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि तू MMS बनाने लायक ही ना बचे। अबे ओ, हमारे आगे तो तेरी जुबान बड़ी चलती है और जंगल में आने से तेरी फट रही थी। साले तेरी भी फटेगी जब वो नागिन तेरी अच्छे से फाड़ेगी, समझा? गगन इतना भी कूल मत बन, समझा? बेबी, तेरा गगन पहले से ही कूल है। ओह रियली? यार तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। और हाँ डैड, आज हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम उस नागिन और उसके आशिक का पता नहीं लगा लेते। समझ नहीं आ रहा है क्या तुम सबको? मैं अभी भी कह रहा हूँ, मौका है, यहाँ से निकल लो। एक पल के लिए नाग के कहर से बच भी जाओगे, लेकिन अगर नागिन ने देख लिया तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी। इसलिए भलाई इसी में है कि अभी के अभी निकल लो। डैड इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? ठीक है डैड, हम सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, मगर आप भी हमारे साथ चलोगे, हमारी इस जीप में बैठकर? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। आप भी हमारे साथ चलो ना अंकल जी, और हम लोग आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। महेंद्र आगे बढ़ता है और अपने डैड का हाथ पकड़ के उनको अपने साथ ले जा ही रहा होता है। तभी रघुवेंद्र एक इच्छाधारी नाग का रूप लेकर उनके हाथों में से फिसलकर निकल जाता है और एक विशाल नाग में बदल जाता है। वो सब लोग नाग को देखकर डर जाते हैं। तभी नाग उनसे बोलता है। कहा था ना कि ये रात नाग नागिन की होती है, फिर भी तुम इसे मजाक में ले रहे थे। अब तुम सबके लिए इस जंगल से बाहर जाना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। नाग ये सब बोल ही रहा होता है
कि तभी महेंद्र गन लेकर नाग पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है, जिससे नाग घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन नाग की आंखों में उन सभी की तस्वीर छप जाती है, जिसके बाद नाग चिल्लाते हुए अपनी नागिन को आने का इशारा करता है। ये देखकर वो सब डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और तभी नाग अपनी नागिन को आवाज लगाते हुए बोलता है, नागेश्वरी जल्दी आओ। नाग की आवाज सुनकर नागिन जल्दी से वहां आती है और उसकी ये हालत देखकर रोने लगती है और रोते हुए वो अपने नाग से बोलती है, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया आपको? आपको बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दर्द सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रात हमारी सुहागरात की रात थी और इस रात के लिए हमने कई बरसों का इंतजार किया था, मगर इन लोगों की वजह से हमारी मिलन की रात आखिरी रात बन गई। नागेश्वरी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हे भोलेनाथ, कृपा करो। मेरा अब जाने का समय हो गया नागेश्वरी, मगर मुझसे वादा करो कि तुम उन सभी से मेरी मौत का बदला लेकर रहोगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था, हम हमेशा साथ रहेंगे। उन जालिमों की वजह से हमारा मिलन अधूरा रह गया। मेरा समय हो गया है, जल्दी से मुझे वादा करो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक एक को चुन चुन कर उन्हें दर्दनाक मौत दूंगी। जिसने मेरे सुहाग को मुझसे छीना है, उनको आखिरी दम में पानी भी नसीब नहीं होगा। नाग अपनी नागिन की बाहों में दम तोड़ देता है, साथ ही उसके आंखों में छपी हुई अपने कातिलों की छवि को वो अपनी नागिन की आंखों में उतार देता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपनी आंखों को बंद करती है और बारी बारी उन सबके चेहरों को अपनी आंखों से देखने लगती है कि महेंद्र, मीशा, आयशा और गगन और इसी के साथ नील ने उसके नाग को मारा है। इन सब का चेहरा देखने के बाद नागिन गुस्से से लाल पीली होकर अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, मुझे कसम है मेरे सुहाग की, जब तक उन कातिलों को मौत के घाट ना उतार दूं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। इस गांव के लोगों ने आज तक बस मेरा दैविक रूप देखा है, लेकिन अब ये एक नागिन का बदला देखेंगे। सबको मार दूंगी, किसी को नहीं जिंदा छोड़ूंगी। अब क्या वो पांचों नागिन के कहर से बच पाएंगे? आखिर कैसे लेगी नागिन अपने प्यार, अपने सुहाग की मौत का बदला? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ। पांचों नाग को मारने के बाद भागते हुए घर आते हैं और जल्दी से घर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। इन सबसे ज्यादा घबराया हुआ नील बोलता है, अरे मैंने कहा था तुम सबको मत जाओ बाहर, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। साथ ही साथ गए तो गए, अरे नाग को भी मार आए, अब उसकी नागिन हमको नहीं छोड़ेगी। चुप रह, उसको मारते हुए हमें किसी ने नहीं देखा और वहाँ कोई नागिन नहीं थी उस वक्त, तो हम लोग सेफ हैं। कैसे सेफ हैं? पागल, तूने सुना नहीं था वो नाग कैसे अपनी दर्द भरी आवाज में अपनी नागिन को पुकार रहा था? पक्का उसने अपने नागिन को सब कुछ बता दिया होगा। चुप रहो, नाग क्या तुम्हारा दूर का फूफा लग रहा है जो हम सबको पहचानता है? उसको ये तक नहीं पता चलेगा हम कौन है। अरे अगर उसको पता ही नहीं होता तो वो रघुवेंद्र अंकल का रूप लेकर कैसे आता, और उसकी आंखों में हमारी तस्वीर भी छप गई होगी, जिसके बाद वो ये सब नागिन को बता चुका होगा और वो आती ही होगी हम सबसे बदला लेने के लिए। नील के इतना बोलते ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। ये देखकर सब लोग डर के मारे दरवाजे से दूर हो जाते हैं और तभी मिशा बोलती है, वो आ गई। मैंडी यार, वो हमें मार देगी, बचा हमको, वो दरवाजे पर है। चुप रह, वो नहीं होगी दरवाजे पर, रुक मैं देखता हूँ। नहीं महेंद्र, तू जंगल में जाकर पहले ही हमारी मौत को दावत दे चुका है। अब ये दरवाजा खोल के हमारी जिंदगी के पलों को और कम मत कर भाई। पागल है क्या नील? क्या पता बाहर अंकल हो, वो सच में हमें देखने गए हो। मैंडी, तू दरवाजा खोल। नहीं मैंडी प्लीज, तू जा यार। महेंद्र दरवाजा खोलने जाता है, तभी पीछे से रघुवेंद्र की आवाज आती है, जो सभी को ऐसे रात को जागता देखकर बोलता है, अरे तुम सब यहाँ?
वो भी इस वक्त? कहाँ गए थे तुम? रघुवेंद्र को घर के अंदर देखकर सब लोग और डर जाते हैं, जिसके बाद मिशा उनसे बोलती है। अंकल तो घर में है, मतलब दरवाजे पर पक्का नागिन है। अब हम सब नहीं बचेंगे। हे भगवान, प्लीज गलती हो गई, माफ कर दो। क्या हुआ तुमको? इतना डरे हुए क्यों हो? और कौन मार देगा तुमको? यहाँ क्या चल रहा है, बताओ मुझे। कुछ नहीं डैड, हम बस ऐसे ही। कितना झूठ बोलोगे मैंडी, आज हमारी जान पर बनाई है, अब तो सच बोल दो। खैर छोड़ो अंकल, मैं बताती हूँ। मिशा रघुवेंद्र को सारी सच्चाई बताती है कि जंगल में क्या क्या हुआ था, जिसे सुनकर रघुवेंद्र गुस्से में आकर बोलता है। महेंद्र, मैंने तुमको मना किया था बाहर मत जाना, पर तुमने मेरी एक ना सुनी, और तो और इतना बड़ा पाप किया। अरे जिस गांव में एक साधारण सांप को भी देवता की तरह पूजा जाता है, वहाँ तुमने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया। अरे धिक्कार है मुझे तुम जैसी औलाद पर। पर पापा, अगर मैं गोलियां नहीं चलाता तो वो नाग हमें मार देता। अरे तो मर जाते ना तुम सब। इस रात में बाहर निकल के तुमने गुनाह तो वैसे भी कर दिया, तुम्हारे मरने के बाद ये गुनाह धुल ही जाता। लेकिन तुम अब अपने साथ पूरे गांव को पाप का भागी बना आए हो। इसी वक्त जाओ और नागिन के सामने खुद को समर्पित कर दो, क्योंकि तुम बच तो वैसे भी नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैंडी आपका इकलौता बेटा है, उसको मरने के लिए कह रहे हो? कैसे पिता हो आप? आपको तो उसको बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन आप तो खुद उसे मौत के मुंह में जाने की सलाह दे रहे हो। जो गुनाह तुम सबने किया है उसके लिए तो मैं क्या, कोई भी तुमको नहीं बचा सकता, समझे? इसलिए भलाई इसी में है कि खुद को नागिन के हवाले कर दो। मैं समझ लूंगा कि मेरी कोई औलाद नहीं थी। रघुवेंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजा फिर से एक बार बजने लगता है, और इस बार बहुत जोर से। ये देखकर सब लोग डर के मारे अपने कदम पीछे ले लेते हैं। तभी रघुवेंद्र दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, तो महेंद्र उसे रोकते हुए बोलता है। डैड, मैंने जो भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे। मत खोलो ये दरवाजा पापा, मत खोलो। रघुवेंद्र अपने बेटे की बात को नजरअंदाज करके जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने कोई नहीं होता। फिर अचानक आयशा अंदर आती है और दरवाजा बंद करते हुए बोलती है। सालो कमीनो, मुझे अकेला छोड़कर तुम अपनी जान बचाकर भाग गए, मेरे बारे में सोचा भी नहीं। आयशा, तू बाहर ही थी, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी यार। तू बाहर थी इतनी देर से, तुझे नागिन ने नहीं पकड़ा? अरे उसने तो मुझ पर ही हमला कर दिया था, मुझे अपनी पूंछ में जकड़ लिया था। अच्छा, फिर तो यहाँ कैसे? उसने तुझे जिंदा छोड़ दिया क्या? मैंने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया और उसकी आंख पर मारा, बस उसने मुझे जैसे ही नीचे गिराया मैं भाग आई। उस नागिन को तो मैं ही हरा आई और तुम फट्टू की तरह भाग निकले। तू फेंक रही है, इतनी शक्तिशाली नागिन के चंगुल से तू बचाई, ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं है? चलो मेरे साथ नागिन के पास, उसके मुंह से सच बुलवाऊं, तब मानोगे? नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर अब मुझे सोने दो, हटो आगे से। आयशा सबको साइड करके अपने कमरे में सोने चली जाती है, जिसके बाद रघुवेंद्र बोलता है। तुम सब भी जाओ और सो जाओ, कल मैं तुम सबको इस गांव के सुप्रसिद्ध बाबा के पास लेकर जाऊंगा, जो तुमको बचने का उपाय बता पाए। अगर उनके पास भी कोई हल नहीं हुआ तो समझ लेना तुम लोगों की मौत निश्चित है। क्या वो बाबा क्या नाग नागिन से भी शक्तिशाली है? और आपने ही तो कहा था अभी कुछ देर पहले कि कोई भी हमें नहीं बचा सकता, तो ये बाबा अचानक से क्यों याद आया आपको? अरे मैं तुम सबको बचाने के उपाय सोच रहा हूँ और तुम मेरे से ही सवाल जवाब कर रहे हो। ठीक है, फिर करो जो तुमको करना है, यहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। चला मैं यहाँ से। नहीं अंकल, प्लीज गुस्सा मत होइए। अरे हम सब कल चलेंगे, बस आप किसी भी तरह हमें मरने से बचा लो। तुम चिंता मत करो, तुमको तुम्हारी मुक्ति के लिए ही लेकर जा रहा हूँ। अब तुम सब जाकर सो जाओ, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। रघुवेंद्र अपने कमरे में चला जाता है और उसके साथ ही नील और मिशा भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन गगन को अचानक से रघुवेंद्र का बदला हुआ बर्ताव बहुत खटक रहा था, जिसके लिए वो महेंद्र को रोककर उससे बोलता है। मैंडी भाई, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब? भाई सब कुछ ही तो अजीब हो रहा है।
वो तो है, लेकिन अंकल पहले तुझे नागिन के पास जाकर मौत के गले लगाने को कह रहे थे और अब अचानक से ही किसी बाबा के पास ले जाकर हमारी जान बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एहसास हो गया होगा कि वो अपने इकलौते बेटे को नहीं खो सकते, इसलिए। और तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा, कल पापा के साथ भी जाना है। ठीक है भाई, तू भी जाकर आराम कर। दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो मीशा के चेहरे के एकदम सामने आयशा अपनी आंख गड़ाए उसको देख रही होती है और अचानक से मीशा की नींद खुलती है तो वो आयशा को अपने इतने करीब देखकर डर से चिल्लाते हुए बोलती है, आयशा, ये क्या कर रही है तू? डरा ही दिया तूने तो। वो मुझे प्यास लगी थी और कमरे में पानी नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें जगा रही थी। जगा रही थी या हमेशा के लिए सुलाने की कोशिश कर रही थी? और प्यास लगी थी तो नीचे जाकर पानी पी लेती। मेरा खून पीना है क्या तूने? मैं अकेली नीचे नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। तुम भी चलो ना मेरे साथ। हाँ, मैं तो बहुत बड़ी बहादुर हूँ ना जो तुमको बचा लूंगी। नहीं, वो कहावत है ना, एक से भले दो, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो, हौसला मिलेगा। अच्छा ठीक है, चलो। मीशा और आयशा दोनों अपने बिस्तर से उठती हैं और मीशा अपने कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है। कौन है जिसको देखकर मीशा की आंखें फटी की फटी रह गई। और क्या कोई बाबा बचा पाएगा इन पांचों को मौत के कहर से? मीशा और आयशा दोनों अपने बिस्तर से उठती है और मीशा अपने कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी चीख निकल जाती है। अंकल, आप वो भी इतनी रात को? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वो आयशा को प्यास लग रही थी तो उसके लिए दूध लाया था। एक मिनट, आपको कैसे पता लगा कि आयशा को प्यास लगी थी? हम तो अभी बाहर ही नहीं आए थे। बेटा, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ और एक पिता को पता होता है कि बच्चों को किस वक्त क्या चाहिए होता है। ये लो आयशा बेटी, दूध पी लो। आयशा, तुमको प्यास लगी थी तो पानी पीना चाहिए ना, ये दूध क्यों पी रही हो तुम? मेरी प्यास पानी से नहीं, दूध से बुझती है। चलो, अब मैंने दूध पी लिया है, अब सो जाते हैं। आयशा दूध पीकर वापस से सोने चली जाती है, जिसके पीछे मीशा भी वापस सोने आ जाती है और रघुविंद्र भी अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगली सुबह सभी तैयार होकर रघुविंद्र का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी गगन बोलता है, अरे यार, ये अंकल कहाँ रह गए और ये आयशा भी नहीं आई। वो तो मेरे से पहले उठ गई थी, अब तक कहाँ है वो? सभी देखते हैं कि रघुविंद्र और आयशा बड़े ही खिलखिलाते हुए सबके सामने आते हैं। ये देखकर महेंद्र बोलता है, पापा और आयशा, इतनी टेंशन के माहौल में आप दोनों को हंसी कैसे आ सकती है? अरे किसी हंसते खेलते इंसान को मौत आ सकती है, हमें तो फिर भी बस हंसी आ रही है। हाँ, और अंकल की कॉमिक टाइमिंग कितनी अच्छी है। उन्होंने एक जोक सुनाया था, उसी पर हम हंस रहे थे। हमें भी सुनाओ वो जोक, हमें तो सुने, कितना फनी है। क्या यार गगन, तुझे इस वक्त जोक की पड़ी है? ये नहीं दिख रहा कि हम सबकी यहाँ लगी पड़ी है? अरे उसका हल निकाल ले पहले। हाँ अंकल, आप जिस बाबा की बात कर रहे थे उनके पास चले? हाँ चलते हैं। वैसे भी बदले की आग में नागिन झुलस रही होगी, उसको जितनी जल्दी शांत करे उतना ही अच्छा है। रघुविंद्र सभी को गांव के जंगलों के बीच एक गुफा में लेके जाता है, जहां पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो जाती है। ये देखकर मीशा बोलती है, अंकल, ये जंगल इतना बड़ा था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। और ये गुफा जंगल में इतने अंदर आकर क्यों बनाई है? ताकि यहाँ से कोई भी बच के बाहर न जा सके। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, चलो चलो अंदर चलो। एक मिनट, शायद आयशा पीछे रह गई, हमें उसका इंतजार करना है। नहीं नहीं, चलो, वो आ जाएगी। वैसे भी तुम लोगों के पास समय कम है, इसलिए सबसे पहले अपनी जान का सोचो। रघुविंद्र सबको गुफा के अंदर लेकर जाता है, जहां एक काले वस्त्रों में बैठा हुआ बाबा हवन कुंड में सामग्री डालते हुए मंत्र उच्चारण कर रहा था और बंद आंखों से सभी के आने की आहट सुनकर बोलता है, आ गए अपनी मौत से भागते हुए, अपनी मौत के पास। ये क्या बोल रहे हैं ये? अपनी मौत से भागते हुए अपनी मौत के पास से? आपका क्या मतलब है? मतलब अगर तुमने इनसे कुछ भी झूठ कहा तो नागिन से पहले यही तुमको मार देंगे, इसलिए इनको कल रात के बारे में सब सच सच बताना।
ठीक है पापा, हम सब कुछ सच बताएंगे, बस ये हमें बचा तो लेंगे ना? हाँ हाँ, यही है वो जो तुम सबको तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। सभी बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी पीछे से आयशा चिल्लाते हुए आती है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो अंदर आकर बोलती है, गाइस, वो नागिन आ गई है, बहुत गुस्से में है। बोल रही थी अच्छा है मेरे सारे अपराधी एक ही जगह आ गए, मारने में आसानी होगी। ये तो होना ही था, तुम सबने उसके पति को मारा है और वो भी उनकी मिलन की रात। अब वो तुमको नहीं छोड़ेगी। पर बाबा, हमने जानकर नहीं मारा, वो तो बस खुद को बचाने के चक्कर में गोलियां चल गईं। चुप रहो, गलती से। अरे जितनी गोलियां तुमने नाग के शरीर में उतारी हैं, उससे कहीं ज्यादा जहर नागिन तुम्हारे अंदर उतारेगी और तुम लोगों की मौत निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत तुमको मरने से नहीं बचा सकती। बाबा के इतना बोलते ही उन सब के सामने ऊपर से एक लड़की की लाश गिरती है। ये सब देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही महेंद्र उस लाश का चेहरा देखने के लिए उसे पलटता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि आयशा की थी। ये देखकर सब डरते हुए पीछे होते हैं। तभी गगन बोलता है, आयशा अभी तो यही थी, ये मर कैसे गई? वो सब अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर महेंद्र बाबा के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है, बाबा प्लीज, आपको जितना पैसा चाहिए ले लेना, पर हमें बचा लो। मैं अभी मरना नहीं चाहता, वो नागिन हम सबको मार डालेगी, प्लीज मुझे बचा लो। ये सब पहले क्यों नहीं सोचा मूर्ख? जब पता है इन अंधेरी रातों में मनुष्य का बाहर निकलना मना है, तो तुम सबने ये कदम उठाया है क्यों? और बाहर आए तो सही, लेकिन सीधा नागिन के सुहाग को गोली मार दी। मरोगे तो तुम सब मरोगे। रघुवेंद्र अंकल, आपने तो बोला था ये बाबा हमें बचाएगा, पर ये तो हमें और डरा रहा है। उससे बोलने का कोई फायदा नहीं, वो मेरे बस में है। ये बोलते ही सब बाबा की तरफ देखने लगते हैं। तो बाबा कभी आयशा का रूप लेता तो कभी बाबा का रूप लेता। ये देखकर सभी डरकर बोलते हैं, कौन हो तुम? तभी बाबा एक विशाल नागिन रूप में बदल जाता है और ये देखकर सभी के सभी उससे दूर हो जाते हैं। जिसके बाद नागिन बनी नागेश्वरी अपने क्रोध की अग्नि में जलते हुए बोलती है, तुम सबको क्या लगा था कि मेरे पति को मारने के बाद तुम सब आसानी से अपनी जान बचा लोगे? बिल्कुल भी नहीं। नागिन के कहर से आज तक कोई अपराधी नहीं बच पाया है और ना ही कभी बचेगा। इसीलिए आज तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नागिन को अपने सामने देखकर सभी रघुविंदर के पीछे छुप जाते हैं और फिर महेंद्र अपने पिता से गुहार लगाते हुए बोलता है, पापा बचा लो, ये नागिन आपके इकलौते बेटे को मार देगी। ये तुमको नहीं बचा सकता क्योंकि ये पहले से ही मेरे कब्जे में है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमको यहाँ बचाने के लिए लाया गया है? नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया गया है। मैं ही आयशा का रूप लेकर आई थी उस रात को और रघुवेंद्र को अपने बस में कर लिया था। इसका मतलब आयशा पहले ही मर चुकी है। हाँ, ये आयशा मुझे कल रात जंगल में मिल गई थी। इसे तो मैंने वहीं धर दबोचा और इसका जो अंजाम हुआ है वो तो इसकी लाश तुम्हें चीख चीख कर बयान कर रही होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्दी इसके पास चले जाओगे। नागेश्वरी के ये बोल सुनकर नील और मीशा उसके पैरों में गिरकर बोलते हैं, नाग देवी हमें माफ कर दो। हमने इन लोगों को बहुत रोका था बाहर जाने से, पर ये लोग नहीं माने। हमने हर कदम पर इनको रोकने की कोशिश करी नाग देवी, पर हमारी बात को अनसुना करके ये लोग हमेशा अपनी मनमानी करते रहे और नतीजा ये हुआ कि इनके साथ साथ अब हम भी इन सब में फंस गए हैं। जब मीशा और नील नागिन से माफी मांगने लगते हैं तो गगन और महेंद्र मौका पाकर गुफा से बाहर भाग निकलते हैं। ये देखकर नागिन अपने सांप रूप में रेंगते हुए उनका रास्ता रोकती है और एक विशाल नाग रूप लेकर बोलती है, मौत से बचने की कोशिश कर रहे हो? अरे मूर्खो, ये पूरा गांव मेरा है। तुम किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं वहीं आकर तुम्हें मार दूंगी। प्लीज नाग देवी, हमें माफ कर दो प्लीज। मुझे भी माफ कर दो। माफी? अगर तुमने कोई छोटी मोटी गलती की होती तो शायद एक पल को ये नागेश्वरी तुम्हें माफ कर देती, लेकिन नहीं, तुमने मेरे पति को मारा और उसकी आखिरी इच्छा थी
कि उसके कातिलों को मैं मौत के घाट उतारूं। इसीलिए उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना तो मेरा कर्तव्य बनता है। अब तुम सब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। नागिन अपनी विशाल पूंछ में दोनों को पकड़ती है और अपने बेहद करीब लाकर अपनी जहरीली जीभ से उन दोनों को डस लेती है, जिसके बाद पल भर में ही दोनों दम तोड़ देते हैं। और उसके बाद नील और मिशा नागिन के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो अपना जहरीला नागिन मुंह उनके पास लाती है, लेकिन उनको डसने के बजाय अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने इस गुनाह को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम दोनों को जीवन दान देती हूँ, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने सिखाया है कि निर्दोष को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। नाग देवी आप बहुत दयालु हो, माफ करना, जो भी हुआ उसको हम रोक नहीं पाए। नाग देवता की मृत्यु का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन हम आपको वादा करते हैं आज के बाद से हम किसी भी सांप को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देंगे। अपनी जान देकर भी सांपों की रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि नाग नागिन बिना किसी गलती के हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, हम जाते हैं। तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो, यही मेरी आशा है। अब तुम दोनों घर जाओ, ये अंधेरी रात मेरी है, इसीलिए रघुवेंद्र को लेकर घर वापस लौट जाओ। मीशा और नील रघुवेंद्र को लेकर घर चले जाते हैं और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तभी उनके कानों में नागेश्वरी के गाने की आवाज आती है, जो विरह की अग्नि में तड़पती हुई वापस जंगल की ओर खोते हुए गाती है। जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझे को ही चाहूंगी, आजा